और पेन कहाँ है? ये रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे बहुत ही जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? पहले एक बारी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक दिल बना दो कमेंट्स में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवोल्यूशन क्या लिख रहे हो तुम? ये चैप्टर क्या लिखा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी। चलो गुड इवनिंग। यार मेरी आवाज को वो कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी। अगर ऐसा ही हो जाए और तुम लोगों को मैं ना बुलाऊं तो कैसा लगेगा तुम लोगों को? तो तुम लोगों से मिलने के लिए अच्छा, तो लक्ष्य की क्लास में मेरे साथ में आई थिंक अर्जुना की क्लास में बच्चे गए हैं। तुम्हारी क्लास में शायद ही तुम्हारे मैं सीनियर्स को लेके आई हूँ, जो सिलेक्टेड बच्चे। मैं तुम्हारी क्लास में तो बता रही थी कल कि कुछ बच्चे आने वाले हैं। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, हमारे टॉपर्स बच्चे आए हुए हैं कुछ आप लोगों से मिलने के लिए। देखो मैं तो नहीं लेके आने वाली थी, बहुत जबरदस्ती कर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आए हुए हैं, आप लोगों से बातें करेंगे। आपके ही अर्जुना, लक्ष्य और यकीन कहीं ना कहीं पढ़े हुए बच्चे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को काफी इंस्पिरेशन, थैंक यू भैया, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। तो बुलाते हैं द मोस्ट आज सारे लोग एक साथ आ जाओ, सारे लोग एक साथ आ जाओ, ठीक है? फ्रेम में बिल्कुल आ जाओगे सारे बच्चे एक एक करके बेटा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, अपना अपना नाम बताएंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, सारे बच्चे आ जाओ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, है ना? तो सब अपना अपना, ये देखो बच्चे लिख रहे टाइम वेस्ट। देखो ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, जैसे, है ना? तू तो बेटा सुबह से लेकर शाम तक 24 में से 26 घंटे पढ़ता है ना? टाइम वेस्ट बड़ा आया यहाँ पे। चलो सारे बच्चे अपना अपना नाम बताओ, क्या कौन कौन से बैच से पढ़ाई की है ये बताना है, और कितने कितने नंबर लेके आए हो ये बताना है। इनकी अभी काउंसलिंग चल रही है ना? चलो शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी। हाँ, मैंने यकीन बैच से पढ़ा है और मेरे 695 मार्क्स आ रहे हैं। ये लो। मैंने भी यकीन से पढ़ा है और मेरे 689 मार्क्स है। आपने लक्ष्य और अर्जुना से भी पढ़ा था पहले? यस मैम, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में 574 आए थे। ठीक है। मेरा नाम प्रत्यक्ष है और मैंने लक्ष्य से पढ़ा है और यकीन से भी थोड़ा बहुत करा था 11th क्लास अर्जुना का। नहीं था? ना लक्ष्य, सिर्फ लक्ष्य। ठीक है। हाँ। कितने नंबर आ रहे हैं? 695। 695, वेरी नाइस। सभी को मेरा नमस्कार, मैं अब्दुलाल, आई स्कोर्ड 701 मार्क्स इन नीट। मैं अर्जुना और लक्ष्य बैच से पढ़ा था, ऑल वाइल बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट एट स्कूल। हाँ, मतलब स्कूल के साथ साथ में। हाँ, वो भी आईएससी बोर्ड, याद रखना। ये जो कह रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? गंदे शब्द निकल जाएंगे, प्लीज ऐसे मत लिखो। बी अ गुड किड यार, एंजॉय करो, तुम्हारे सीनियर्स है, वन डे यू विल बी एट अ प्लेस। जेलस पीपल, जेलस। हाँ, जलते क्यों हो? जेलस, सपोले जेलस हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं तेजस गौर हूँ और 11th में मैं अर्जुना से पढ़ा था, मेरा 690 का स्कोर है। और 12th में मैंने लक्ष्य से भी, उम्मीद से भी काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हैं। वेरी नाइस, यस मैम, वेरी नाइस। तो ये सारे स्टूडेंट्स आप लोगों से, यार देखो, अगर यार उल्टा माइक पकड़ा है क्या? हाँ ऐसे है, वैसे तो आवाज आ रही होगी। तो सारे बच्चे पहले तो अपने भैया और दीदी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो, और जल कुकड़े मत बना करो बेटा, ठीक है? तुम भी कल को सिलेक्ट होगे और तुम भी आओगे ना मिलने के लिए। सारे बच्चे देखो, सारे तुमको हाई कर रहे हैं, तो बेटा ये तो तुम्हारी वो बोलते हैं क्या, खुशकिस्मती है कि बच्चे आपसे मिलने के लिए आए। ये ईमानदारी से मैं बता रही हूँ। देखो तुम भी कल को सिलेक्ट होगे और तुम्हें भी यहाँ पे आने का चांस मिलेगा। इसमें हाँ, ये फ्लेक्स क्या होता है, तुम भी करो ना। ये पीछे कौन वीडियो कॉल में कनेक्ट हो गया है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो आज गजब। आज तक हमने लक्ष्य में कभी वीडियो कॉल नहीं किया है। तो बेटा इनसे ना मोटिवेशन लेनी होती है। मैं सबसे ना एक एक ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि तुम तो बेटा अभी जाओगे, पीएमओ काम है तुम्हारा, है ना? तो मैं सबसे ना कुछ बातें पूछूंगी जिसने सिलेक्शन में, जिन चीजों ने सिलेक्शन में हेल्प किया है, और ऐसी कोई चीज जिससे कि मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप बताओ कि आपने बच्चों को ऐसी कौन सी एक चीज तो करनी ही करनी चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए? यार पढ़ाई तो हाँ, वो तो है ही, बट अपनी ना प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा, मतलब सही शब्द बोलूँ तो रोया मत करो,
कि हर जगह बैकलॉग उसके ऊपर ना प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पे फोकस करो। अपने आप आपको मिल जाएंगी चीजें। हर जगह ये मत कहो कि बैकलॉग है, कैसे खत्म करूं। मतलब पढ़ो, हमेशा प्रॉब्लम मत हाँ, बनाओ। सोल्यूशन पे फोकस करो। मेन ये है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम ये तो, लेकिन तुम तो बेटा रोते ही रहते हो ऑल द टाइम कि ये हो गया वो हो गया, है ना। तो प्रॉब्लम सही बोला इसने, बिल्कुल सही। सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स मिलेगी। यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन, बिकॉज इवेंचुअली तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सॉल्व करना है, और तुम्हारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना। कोई एक ऐसी चीज जो अवॉइड करनी चाहिए, जो अगर मतलब बच्चे अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। कमेंट में स्पैमिंग मत करो। कमेंट में स्पैमिंग। हाँ, एज मानसी मेंशनड, एक तो कमेंट में स्पैम मत करा करो, अच्छे कमेंट भी करो, सिंगल कमेंट डन। एंड अदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं ड्यूरिंग दीज डेज। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना। इफ़ यू फाइंड अ पर्सन, ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपसे सेम एम रखता हो, हु प्रमोट्स योर एम, जो आपको पुश करे टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दैट इज वन थिंग आई कैन ऐड फ्रॉम माई सेल्फ। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी बेटा, वो इसने बोला ना कि ढूंढने का समय नहीं है आपके पास अभी ज्यादा, तो ज्यादा ढूंढना नहीं है यहाँ पे। तो जो तुम नंबर लेने लगते हो ना कि नंबर दे दो, डोंट डू दैट बेटा। सब चीज का समय आएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली इफ नॉट, देखो कंपेनियन बहुत सारे टाइप के होते हैं, दोस्त भी कंपेनियन ही होते हैं। तो इफ यू फाइंड राइट पीपल अराउंड यू हु विल, लाइक ही सेड, तो इफ यू फाइंड राइट कंपेनियन हु इज ऑलवेज गोइंग टू मोटिवेट यू टू डू राइट थिंग्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी। जो आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि अरे भाई मत कर, कुछ नहीं रखा है, चल पार्टी करते हैं, क्यों अब है ना। हाँ, तो ये कहने का मतलब ज्यादा ढूंढना नहीं है बेटा। डोंट टेक मच इंस्पिरेशन वैसे। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या किया ऐसा कि मतलब सिलेक्शन हो गया? बायोलॉजी में क्या पढ़ा था? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बस। क्या एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता है? इनको लगता है कि बाहर से पेपर आता है, बाहर शब्द भी बाहर नहीं होता, है ना। तो अगर बायोलॉजी में टाइम सेव होता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाएंगे बेटा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? बायोलॉजी, ठीक है। और वीक कौन सा था? कोई नहीं था तभी। हाँ, फिजिक्स। तो फिजिक्स कैसे मैनेज करा यार? एमआर सर से पढ़ के। क्वेश्चन प्रैक्टिस एमआर सर से पढ़ के। नहीं तो खुद से भी तो कुछ किया होगा ना। खुद से कुछ खास नहीं, सर के नोट्स बहुत होते हैं और बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? क्लास की? हाँ, क्लास के, यस, डीपीपीज क्लास के टेस्ट बस। ठीक है। टेस्ट देना कितना जरूरी है? मैम टेस्ट ही जरूरी है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि टेस्ट को कभी मिस मत करना। इधर आजा, सामने आजा। चाहे तैयारी हो ना हो, टेस्ट जरूर देने हैं। और उसके बाद एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने एक भी टेस्ट का एनालिसिस मिस नहीं किया। जो देता था हमेशा एनालिसिस करता था और इम्प्रूव होता है। एनालिसिस मतलब कैसे करता? क्या मतलब कि कौन से टॉपिक पे गलती की है, कौन से क्वेश्चंस में गलती की है? एनालिसिस में सब कुछ आता है, किस में गलती करी है, सिली मिस्टेक की वो आगे नहीं होनी चाहिए। और एक नोटबुक मेंटेन कर लो और हर टेस्ट से पहले वो देखो कि मैंने पहले इस चैप्टर में कहाँ गलती करी थी। तो अगर उसको एक बार देख के भी चलेगा टेस्ट से पहले, तो वो गलती आगे नहीं होगी। ठीक है। तो तू हर टेस्ट में करता था ऐसा? यस मैम, मैंने पूरे साल किया। रेगुलर टेस्ट देता था? हाँ मैम, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो? मैम मोस्टली तो होती थी तैयारी, जब नहीं भी होती थी तब भी थी। ठीक है। एक चीज टेस्ट एनालिसिस में मैं ऐड करूंगा। जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आप छोड़ते हो, उन्हें हमेशा व्यू करा करो। हम गलती ये करते हैं, हम जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं सिर्फ उन्हें देखते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम सेक्शन बी में जाओ, वो क्वेश्चन ढूंढो जो तुमने स्किप करे हैं, एंड रीजन फाइंड आउट करो। हाँ, रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों छोड़ना पड़ा हो। क्या पता वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तुम ना कर पाओ। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। काफी सारे क्वेश्चन में जब हम तुक्के लगाते हैं तो उसको ना क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया करो कि इस पे मैंने तुक्का लगाया है, और उसको फिर बाद में एनालाइज जरूर करो कि ये कैसे इंप्रूव होगा। क्योंकि कई बार वो सही हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, कि सही हो गया था, फिर अपना दिमाग नहीं ज्यादा चलाते कि मैंने तुक्का लगाया था। सही बात है। कुछ ऐड करना है पॉइंट? मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि नीट पूरा मेमोरी तूने बेस्ड। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी यार फिजिक्स केमिस्ट्री में? मैम फिजिक्स में तो एमआर सर क्लास में ही काफ़ी क्वेश्चंस करा देते हैं। उसके बाद डीपीपीज और मैंने मॉड्यूल सॉल्व करे थे। तूने मॉड्यूल सॉल्व किए थे? क्या मॉड्यूल जरूरी है क्या कि मॉड्यूल्स लेना ही लेना है? अगर मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद क्लास के क्वेश्चन सारे एक बार फिर से खुद से कर लो, डीपीपीज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो मॉड्यूल या कोई एक्स्ट्रा बुक करो। पहले वही बेसिक चीज़ें करनी है। कुछ बायोलॉजी में कुछ ज्ञान? बायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए? यार एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसे तो सब यही बोलते हैं, तुम लोगों को लगेगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इन्होंने पढ़ी होगी कोई और सी बुक, बट ऐसा नहीं है भाई। एनसीईआरटी से ही आना है, उसी पे ध्यान दो बस। That's it. इधर उधर की बातें ज्यादा मत करो। हाँ। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करो।
बस उसी से सिलेक्शन होगा बेटा। जितना आप ना बायोलॉजी में टाइम सेव करोगे उतना ही आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाओगे। और जैसे कि मैं सबसे पूछ भी रही थी, इनमें से कुछ हैं जो ना स्कूल गोइंग, जैसे अब तू स्कूल गोइंग था ना, इसने स्कूल गोइंग के साथ साथ में करा है यार। तो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि स्कूल गोइंग के साथ पॉसिबल है या नहीं है, तो ही इज एन एग्जाम्पल। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आए थे जिन्होंने स्कूल के साथ साथ में क्रैक किया है। एंड बोर्ड्स देना भी, आप लोगों ने जो बोर्ड्स दिए हैं, आप लोग जो 12th वाले हैं, तो बोर्ड्स में भी यार इन्होंने हमारी नोट्स को पढ़ा था और उसी को अपनी अंग्रेजी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके सारी चीजें की थी। कैसे पेपर ऐसे ही करना होता है। तो तुम बोर्ड्स के लिए भी अलग से जो सोचते हो ना कि अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स में बेटा अलग क्या होता है, ठीक है। मैं तो बायोलॉजी की बात कर सकती हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारे जो नोट्स हैं भाई वही तो तुम्हें लिखना है सब्जेक्टिव के फॉर्म में, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश की लाइंस तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो दे आर दी एग्जाम्पल्स जो कह रहे हैं कि भैया क्लास से पढ़ो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर टेस्ट दो। कोई और टेस्ट सीरीज दी थी क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज कौन सी? एलन की दी थी मैंने। एलन की टेस्ट एलन सीरीज। डी। अच्छा मैंने भी आकाश की करी थी। अच्छा, और यहाँ की कोई टेस्ट सीरीज यहाँ की भी मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा? जो रेगुलर संडे को टेस्ट होते थे वो दिए। अच्छा, ठीक है। तो बस यही है कि बढ़िया पढ़ाई करो, टेस्ट वेस्ट सारे दो। प्रिपरेशन तो आपकी बेटा कभी भी, आप हमेशा यही कहोगे कि हमारी प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया। हमेशा यही बहाना होता है कि हमारे बैकलॉग थे तो इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया मैम, अगली बार टेस्ट दे देंगे। अगर टेस्ट परसेंटेज दोगे ना बच्चों का, बच्चे रेगुलर कितना टेस्ट देते हैं, बहुत कम है कि बच्चे टेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। तो बेटा प्रिपरेशन आपकी तो नीट के पहले तक भी नहीं होगी। नीट के पहले भी तुम्हें यही लगेगा कि अभी बाकी है, पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा तो तुम्हें हमेशा लगेगा। बट दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि आप पेपर ना दें, क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तभी आपको अपने मिस्टेक्स पता चलेगी। और जैसे ये कह रहा था कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अभय ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम ना जो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं ना उसको स्किप ही छोड़ देते हैं, उसमें हम दिमाग ही नहीं लगाते कि उसको भी देख लेना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जिसको फोकस करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। ठीक है। हाउ टू क्या ऑर्गेनिक स्टडी आवर्स, क्या कोई स्टडी आवर्स होनी चाहिए क्या? स्टडी आवर्स सबकी अलग अलग होगी। हाँ, कोई रात में जाके पढ़ने वाले कौन से हैं तुम में से? और तू? मेरा ऐसे ही रहता था कभी कभी भी जब मन कोई सेम रूटीन। और ऐसा कुछ है क्या कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 10 से 12 बहुत होते हैं। कंसिस्टेंसी। चाहे एक दिन में 2 घंटे भी पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली इतने दिन करोगे ना तो इट विल सम अप इवेंचुअली। 2-2 घंटे सम अप होके 1 साल 2 साल कितने बन जाते हैं। देखो, कुछ दिन होंगे वेर यूल स्टडी 0 आवर्स, बट लास्ट के 3-4 महीने ऐसे होने चाहिए जब तुम 13-14 घंटे घिस रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम लोग बेटा वैसे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो ना, जो तुम की जो 13-14 घंटे चला सकते हो, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट स्टार्टिंग से। एकदम से इतना बेटा लोड ना पड़े तुम्हारे ऊपर। कंसिस्टेंटली अगर पढ़ोगे तो एकदम से बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एकदम से लोड पड़ता है तो आप बहुत पैनिक करते हो, और पैनिक में पढ़ाई नहीं होती है। जब आप पैनिक कर रहे होते हो ना तो बल्कि आप और कम पढ़ते हो, आप पैनिक में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो, है ना। ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए किसी को कुछ देना है? ऑर्गेनिक के लिए कुछ बताना है? सब में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही बोलूंगा। कोई अलग ट्रिक नहीं होती किसी भी चीज की, सवाल लगाओ हर चीज हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। ठीक है, हम लोगों ने सारे बच्चों के साथ में चाय पार्टी करी है ना, है ना, और खाना पीना भी खाया है ना, हाँ, और गाना भी गाया है ना। तो ऐसी ही उम्मीद करते, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने इनको क्लास वाले दिन बुला लिया तो ज्यादा टाइम नहीं मिला। अब देखते हैं, कभी दिल्ली में कॉलेज मिलेगा इन लोगों को तो मिलेंगे, नहीं भी मिलेगा तो कहीं और से भी मिलने आना तुम लोग। ठीक है, गाड़ी में भी घूमे हम लोग बाय द वे। ठीक है, सबको घुमाया हमने, बहुत मजे किए, बहुत अच्छा लगता है बेटा। बच्चे आते हैं, आप ही में से पढ़े हुए बच्चे आते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, एंड दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर यू, कि कल को आप भी बेटा यहाँ पे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये कमेंट बाजी में स्पैमिंग जितनी कम करेंगे बेटा उतना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं। अभी मैं तुम लोग को बाय बाय अच्छे से तो नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे ही बोल पाऊंगी। ठीक है, बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं ना, बाय 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 बाय।
अभी देखो सारे, देखो बेटा पता है क्या अच्छा नहीं लगता, आप कोई आपसे मिलने के लिए आए, क्या आप ये एग्जाम्पल सेट करते हो जब आप बेटा बच्चों के लिए ऐसे लिखते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? कैसा लगेगा? कल को आप सिलेक्ट होके आओगे, आपको अच्छा लगेगा जब आपको लोग ऐसे कहेंगे? कितनी गलत बात है। मैं आपको ये सब सिखाती हूँ क्या बेटा कि ये सब स्पैमिंग किया करो? दिस इज वेरी बैड। ये सब नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये क्या हो गया है? इसमें ना कुछ बेटा वो गड़बड़ हो गई, ये दिस इज बैड। पहले तो बेटा मैनर्स होनी चाहिए आप लोगों को। आपको मिलाने के लिए लेके आने का पर्पस ये होता है कि आप इनसे मोटिवेशन ले सके कि बेटा जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? इनसे इंस्पिरेशन लेनी होती है। ये स्पैमिंग बेटा दिस वेरी वेरी बैड। ऐसे तो आपसे मिलाने के लिए किसी को लेके नहीं आएंगे, है ना? आप सोचो वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको कितना बुरा लगता होगा। अभी वो स्क्रीन के सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको लगेगा कि कैसे बच्चे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं। आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या? 24 घंटे पढ़ते रहते हैं क्या? नहीं ना। ये सारी चीजें बेटा, हाँ ये स्पैमर्स हैं। हाँ तो ये उन बच्चों में से नहीं थे। इनमें से कई बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड सेशंस देखते थे, इनमें से कई बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल जाते थे, लेकिन फिक्स 3 बच्चे इसमें से बेटा देखो लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर स्कूल करके भी क्रैक किया, किसी ने डमी स्कूल पढ़ के भी क्रैक किया। तो ये सब बहाने होते हैं बेटा कि मैं रेगुलर स्कूल जाता हूं, मैं डमी स्कूल में हूं तो मेरा घर में बैठ के मन नहीं लगता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सब बहाने हैं। बहानों से ऊपर उठो और ये स्पैमिंग वैमिंग करना बंद करो बेटा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपसे बच्चों को मिलाने हम क्यों लेके आएंगे बेटा? गंदी बात है ना? तो अगली बार बेटा आप लोग आए, मतलब आप लोग सिलेक्ट होके आइए, आप लोगों से मिलेंगे, चाय पार्टी करेंगे, है ना, घूमेंगे, है ना, बातें करेंगे, गाने वाने गाएंगे। प्रत्यक्ष बहुत अच्छा गाना गाता है, इसके साथ हमने गिटार विटार बजाया, गाना वाना गाया। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर 1। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर पढ़ाई करो, तब एक दूसरे के नंबर ले रहे होते हो तुम, तब तो तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसे अभी लिखना मत बेटा, बात करूं अगर मैं बायोटेक की यूनिट की, अगर मैं बात करूं बायोटेक के यूनिट की, तो इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं बेटा। एक है आपका बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो हमें पढ़ना है अभी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना? यस 3.0 के बच्चे हैं मैम, इग्नोर। पर 3.0 के बच्चे भी तो बच्चे ही हैं, शैतान बच्चे, शैतान का रूप। हाँ, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बेटा दूसरा है बायोटेक एप्लीकेशन। आपको मैं बता दूं, आपके रीसेंट ईयर में ये जो पूरा यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से काफी सारे बेटा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझते जाना। इवोल्यूशन बेटा इसीलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपके जो हमारा जो ये दिया हुआ था, आपका जो सिलेबस बना हुआ है उस सिलेबस में बेटा आपकी बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल को पहले रखा हुआ है, फिर एप्लीकेशंस को रखा है, फिर इवोल्यूशन को लिखा रखा है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज भी बनती है वो यहीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनती है, इसीलिए आपकी बायोटेक्नोलॉजी को पहले पढ़ाया जा रहा है। सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट यहाँ की जो टेस्ट सीरीज और सब कुछ है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा प्लान्ड है, तो इसीलिए हम ये पहले पढ़ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप अगर नीट में देखोगे बेटा, आप पूरे यूनिट से ना मतलब 6 से 7 सवाल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस पूरे यूनिट से। कभी कभी 8-9 सवाल भी आए हैं। ठीक है, कभी कभी 8-9 सवाल भी आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है ना? बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ बेटा आज के डेट में चर्चा की जाने वाली एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आज के टाइम पे बहुत चर्चा हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी में लोग जैसे मास्टर्स भी करते हैं, है ना, स्पेसिफिकली इस बायोटेक्नोलॉजी में, तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा किए जाने वाला टॉपिक है। इसका कारण भी है, इसका रीजन भी है। तो आओ हम शुरू करते हैं बेटा बेसिक से। ठीक है, यस बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं बायोटेक्नोलॉजी। पहले चैप्टर का नाम डालो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड
प्रोसेसेस, पहले तो हेडिंग ये डालो, ठीक है, चैप्टर का नाम है, और चैप्टर में जो सबसे पहला शब्द है बेटा वो क्या कह रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर में जो पहला ही शब्द है बेटा वो शब्द किसका है, बायोटेक्नोलॉजी। कोई मुझे इसका मतलब बताएगा, कोई मुझे इसका मतलब बताएगा जल्दी, यस एवरीवन, कोई मुझे इसका मतलब बताएगा बेटा, जस्ट इसका बेटा, वेरी गुड चिन्मय बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड चिन्मय, हमद बेटा धन्यवाद। कोई मुझे सिर्फ इस वर्ड का मतलब बता दो। ऐसा नहीं है, पता है आज के डेट पे इस पे चर्चा बहुत हो रही है, पर ऐसा नहीं है बायोटेक्नोलॉजी हम अभी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। हाँ, पहले की बायोटेक्नोलॉजी में और अभी की बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, वो अलग बात है कि अभी की बायोटेक और पहले की बायोटेक में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी, लिविंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी आप कह रहे हैं, लिविंग टेक्नोलॉजी। देखो इसके नाम से जो मतलब समझ में आता है, बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी से मतलब हम यहां पे कहेंगे टेक्निक्स। अगर मैं सरल भाषा में इसकी डेफिनेशन कहूं ना बेटा, सरल सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन, तो सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन होगी द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन बेटा हम क्यों यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कोई मुझे बताएगा? वाई आर वी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स? द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट हम क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, आप इसे नोट करो, बट हम क्यों यूज कर रहे हैं बेटा ये टेक्निक, वाई आर वी यूजिंग द टेक्निक? थोड़ा पानी भिजवा देना यार। हम अपने फायदे के लिए बेटा यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, किसी ना किसी सर्विस के लिए यूज करते हैं। आप जितनी वैक्सीन्स बनाते हो, आप जितनी बेटा ऐसी कुछ थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाते हो, जैसे आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाएंगे, है ना, एंटीबायोटिक्स बना रहे हो, कितनी सारी चीजें, ह्यूमन वेलफेयर फॉर बेनिफिट्स। तो टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, किसी ना किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए। यार पहले भी तो जैसे ना एनसीईआरटी में ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी दी हुई है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले के टाइम पे की जाती थी, जैसे उसमें आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। जैसे आप दही जमाते हैं, उसमें भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काम है। आप बेटा फर्मेंटेशन कर रहे हैं, ब्रेड्स बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, है ना, वाइन्स बना रहे हैं, तो ये सारी ही तो बायोटेक्नोलॉजी है। पहले के टाइम पे भी तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो गया, आप थोड़ी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करने लग गए। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और वही तो इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब्ड है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिससे हम अब ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। काम तो सेम है, चाहे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हो, आप यूज तो बेटा ऑर्गेनिजम्स को ही कर रहे हैं, और कर इसलिए रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बेटा सर्विसेज। समझ गए? यस। तो हम लिखेंगे टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे एक होती है कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ओल्ड बायोटेक, जो हम पहले के टाइम पे भी कर रहे थे। क्योंकि बायोटेक का तो सिंपल मतलब है मैम टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? यस। इसको लिखते हैं बच्चों, इसको लिखना है बेटा, नोट करना है ना? और यहां पे लिखेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी,
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे आप, और मैं जीन मॉडिफिकेशन के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी बेटा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है, आज ना मैं आपका बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाऊंगी, ऐसा बेसिक्स पढ़ाऊंगी जो आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये पूरा चैप्टर ना बेटा, आज जो मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगी पूरे उन बेसिक्स पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो आज का जो लेक्चर है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे जाऊंगी, बिल्कुल बेटा एकदम बेसिक से बताऊंगी, क्योंकि यही पूरी बातें जो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे वही आगे की क्लासेस में आपको पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प करेगी। तो बहुत कंसंट्रेशन से सुनना। बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स बताते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला कन्वेंशनल या पुराने में हम कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, होल ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। यहां हम क्या कहेंगे बेटा, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होते क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखवाऊंगी। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मैं ये बेटा आपको पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। मैं पूरा लिखवाऊंगी आपको इसकी फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। इसमें जैसे आप लिख सकते हैं ना, आपका कर्ड हो गया, डोसा, इडली, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पे आप लिख लो जैसे आईवीएफ करते हैं आज के डेट पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स जो आपने पढ़े हैं बेटा, है ना। वैक्सीन्स जो आप बनाते हैं, वैक्सीन्स, है ना। थेराप्यूटिक ड्रग्स मतलब जो ऐसे ड्रग्स जो किसी ना किसी थेरेपी में यूज होते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग्स। जैसे आप इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता है बेटा कितनी हेल्प होती है। मैं साइड हो जाती हूं, आप इसे नोट करो। क्या आपको पता है कितने ज्यादा लोग बेटा सफर करते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आप शुगर बोलते हैं, कितने लोग सफर करते हैं बेटा डायबिटीज मेलाइटस से। इनकी ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं बेटा, यूज ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसकी मदद से आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से आप सोचो आप कितने लोगों की बेटा सहायता कर पाओगे, है ना। इतने लोग जो सफर कर रहे हैं उनको ये इंसुलिन आप दिला पाओगे। तो आप देखोगे आगे उसका यूज करते हैं हम, क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स का हम यूज करते हैं। बेटा ये डन हो गया तो एक थम्स अप दे देना मुझे, है ना। तो आप बेटा देखो ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बनाओगे, आगे आप पढ़ोगे ई कोलाई, इमेजिन ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बना देते हो, और इतने अमाउंट में बनाते हो कि इतने लोगों का भला हो जाए, है ना। डन हो गया तो एक थम्स अप दे देना बेटा। प्लाज्मिड क्या है, देखो अभी आप लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होगी, अभी मैं पढ़ाऊंगी। डन। अभी देखो बेटा एनसीईआरटी ने एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की भी डेफिनेशन दे रखी है, तो हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी। एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, उनकी भी अपनी एक डेफिनेशन है बायोटेक की। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन होती है ना, हेल्थ को डिफाइन किया जाता है फिजिकल मेंटल करके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। वैसे EFB, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने भी क्या किया, एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। उन्होंने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी, इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी एक डेफिनेशन दी है, जो एज इट इज आपको याद रखनी है। एज इट इज जो उन्होंने लैंग्वेज दी हुई है उसका मतलब सेम है बेटा, कहने का उनका भी मतलब सेम है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो, या तो उसके जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हो और यूज करते हो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सर्विसेज के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहां पे आप लिखना, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में तो करते ही हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन,
तो मैं एक बारी एनसीईआरटी खोल रही हूं पहले आपके सामने, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डन एंड डन एवरीबॉडी, इसको एक ब्रैकेट में ऐड कर लेना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले मैं एनसीईआरटी लेके आपको जाती हूं, ठीक है, पहले एनसीईआरटी एक बारी देखते हैं। देखो, फिर हम यहीं से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। साइड प्लीज, लिख तो लिया था ना बेटा वो वाली स्लाइड। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे तो ये एनसीईआरटी में दिया ही हुआ था ना बेटा, टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। आपको मैं ये बता दूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एंजाइम भी यूज कर सकते हो बेटा, आप ना पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हो, उसके कोई पर्टिकुलर एंजाइम को यूज कर सकते हो जिससे वो प्रोडक्ट बन जाए, उसके किसी पार्ट को यूज कर सकते हो, उसके किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग को यूज कर सकते हो। अभी आगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यही कहा, जरूरी नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही आपको यूज करना है, उसके किसी पार्ट से भी काम हो सकता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूलर एनालॉग जिसे बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई एंजाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आप ये सारे काम कर पाओ, ठीक है। In this sense, making a curd, making a bread, making a wine, which are all micro-mediated processes, can also be thought as a form of biotechnology. इस प्रकार से मैम जब हम कह रहे हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं या एंजाइम्स का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से तो मैम इनका जो फॉर्मेशन होता है ब्रेड का, कर्ड का, वाइन का, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। इस प्रकार से बिल्कुल सही बात है मैम, इस प्रकार से तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। However, it is used in a restricted sense today. आज के डेट में हम इतने इसको हम नहीं मानते, मतलब इसको हम नहीं मानते नहीं करेंगे, इसका एक बेटर डेफिनेशन है। आज के डेट पे हमें इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली आज के डेट पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। It refers to use of such processes which use genetically modified organisms. ये मैं आगे आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी बेटा। GMOs, इसे शॉर्ट में कहते हैं GMOs। आगे आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत बार ये शब्द रिपीट होता रहेगा, GMO। आज के डेट में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। आज के डेट में हम बड़े लेवल पर हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पाते हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बेटा हमारी डेवलप हो चुकी है, हमारे पास इतनी सारी तकनीकें आ चुकी है ना, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आज के डेट पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, और सेम चीज जो पहले शायद बहुत कम प्रोडक्ट बनता था, आज के डेट में हम लार्ज स्केल पे उस सेम चीज को ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। Further, many other processes or techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। सिंथेसिस ऑफ अ जीन एंड यूजिंग इट, किसी जीन को आपने बनाया फिर उस जीन को आप यूज कर रहे हो, बेटा जीन थेरेपी। इसको बिल्कुल सुनना बेटा, मैं बेसिक्स बता रही हूं, आप आगे एप्लीकेशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे, जीन थेरेपी। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो पैदा होते हैं, उनमें कोई जीन प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी जीन में सपोज प्रॉब्लम हो गई, उनको जीन थेरेपी करनी पड़ती है। आप पढ़ोगे ऐसी एक प्रॉब्लम के बारे में, एक 4 साल की बच्ची को एक प्रॉब्लम थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, लिखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वो यही चैप्टर का ही तो एप्लीकेशन है कि जो तुमने पढ़ा, अब बताओ वो कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे आपने वैक्सीन बनाई, जैसे आपने इंसुलिन बनाया, जैसे आपने जीन थेरेपी की, जैसे आपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, जो पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन भी तो होना होता है ना। तो यही तो बेटा उसका एप्लीकेशन है। आपने IVF किया, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए, समझ रहे हो। तो बोला कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक इसका एग्जाम्पल है। एंड बेटा सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों में जीन थेरेपी बेटा दी जाती है। थेरेपी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू आर गिविंग, एक ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। एक बच्ची का जीन खराब था, आप उस खराब जीन को सही जीन से रिप्लेस कर दोगे। खराब जीन को सही जीन से रिप्लेस करते हो, आप सही जीन बना सकते हो बेटा। कैसे बनाते हो उसको भी पढ़ेंगे एक बारी, है ना।
डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। एक्चुअल में करेक्टिंग अ डिफेक्टिव, आप उसमें जीन थेरेपी में ना डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हो, करेक्ट करते हो, कैसे करेक्ट करते हो, कैसे बनाते हो, वो चीज हम पढ़ेंगे। या तो जीन थेरेपी आपने किसी डिफेक्टिव जीन को सही कर दिया, या तो आपने कोई एक जीन सिंथेसाइज कर ली, है ना। अब ये वाली डेफिनेशन हमें लिखनी है, ठीक है। European Federation of Biotechnology has given a definition of biotech that encompasses both the traditional view and the modern molecular biotechnology. तो आपने ऐसे करके लिखो the according to, आप ऐसे करके लिखो बेटा इस चीज को according to EFB, ऐसे लिखो नेक्स्ट लाइन में। EFB का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एज इट इज याद रखनी है बेटा इसकी डिफिनेशन, हैज given a definition of biotech, that includes both traditional and modern बायोटेक। उसने पुराने ट्रेडिशनल बायोटेक और न्यू बायोटेक, है ना, दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक डेफिनेशन दी। अब बेटा इसकी डेफिनेशन को ना आप एज इट इज एनसीईआरटी से उतार लो, ये यहां से लेके यहां तक मैं आपको पढ़ाती हूं। और वैसे तो सेम चीज है बेटा, वैसे सेम चीज है ना। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल्स, देयर पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? साइंस का इंटीग्रेशन। साइंस का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनिजम्स का यूज करके क्या बना लोगे? साइंस तो पता होनी चाहिए ना बेटा। तो इनका मिलन होना, ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स के किसी सेल का यूज कर रहे हो, उसके किसी पार्ट का यूज कर रहे हो, किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज सिंथेसाइज हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक चीज बन रही है ना, इसको आप बना सकते हो बेटा लैब में। दीज आर द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, मिलन। द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेस, किसके साथ में इंटीग्रेशन किया? आपने ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, उसके किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग का इस्तेमाल किया। मैं साइड हो जा रही हूं। या तो आपने उसके किसी पार्ट का यूज किया, आपने किसी उसके एंजाइम का यूज किया और आपने उसके साथ में अपनी साइंस लगाई। और आपने ऐसा क्यों किया? बायोटेक करते क्यों है? फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? ईएफबी की एज इट इज डेफिनेशन लिखो। बस यही याद रखना है कि उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिला के एक डेफिनेशन दी है। पर बायोटेक का ऑल इन ऑल मतलब तो एक ही है कि आप ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आप जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे। होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसका जन्म हुआ, इसकी हिस्ट्री अभी थोड़ी सी हम पढ़ेंगे। बेटा अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे एक थम्स अप दे देना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट सेक्शन को बंद कर दूं, ठीक है। स्पैमिंग मत करो बेटा, पढ़ने के लिए आई हो, पढ़ाई करो। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे किसी ऑर्गेनिजम्स में सपोज कोई एक सब्सटेंस बनाया, कोई एक ऑर्गेनिज्म में कोई एक चीज बनी,
आप उसको लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हो, आप उसे लैब में बना सकते हो. दीज आर द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. देयर इज सम सब्सटेंस, देयर इज अ केमिकल, देयर इज अ थिंग दैट इज सिंथेसाइज्ड इन एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली. आप उसको लैब में सिंथेसाइज कर पा रहे हो. दीज आर द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. ठीक है, डन 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 डन. पहले तो मैं आपको बताती हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएमओ. इसको लिखते हैं पहले. वैसे क्या इसके नाम से आपको समझ में आ रहा नहीं है बेटा कि जीएमओ का मतलब क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. क्या इसके नाम से आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएमओज? जीएमओ क्या इसके नाम से नहीं समझ में आ रहा बेटा? ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में मॉडिफिकेशन हो गई है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में मॉडिफिकेशन हो गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड. आपने जीन को काटा, उसमें कुछ और ऐड कर दिया. आपने जीन को काटा, उसके किसी पार्ट को रिमूव कर दिया, तो आप जीन के साथ खेल रहे हो. आप बायोटेक्नोलॉजी में, बायो के बच्चों को ना बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ी इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है. अभी पढ़ाऊंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो थोड़े से इंजीनियर्स, हमारे बायोलॉजी वाले इंजीनियर्स जाग जाते हैं. अभी देखोगे मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, सिंपल सी बात है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन में मॉडिफिकेशन कर दी है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए. वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए. अब बेटा देखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे पर्पसेस से बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के. इसे भी आप बायोटेक एप्लीकेशन में पढ़ोगे कि हम क्यों बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. एक तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हो किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के लिए तो बनाते हो, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो एक एस्पेक्ट है कि उसके अंदर कोई सामान तुमने बनवाया, कोई प्रोडक्ट तुमने सिंथेसाइज करवाया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का. तो पढ़ेंगे इसको, है ना. तो हम जीएमओ के बारे में लिख रहे हैं. ऑर्गेनिजम्स whose gene has been manipulated. मैनिप्यूलेटेड मतलब मॉडिफाइड, छेड़छाड़ किया है. मैनिप्यूलेटेड और मॉडिफाइड. इससे पहले नोट करो, इससे पहले नोट करो. अब बेटा एनसीईआरटी कहती है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. तो हमने बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ ली कि क्या होता है. अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल. इसको करने का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसको करने का जो प्रोसेस है वो क्या है. इनफैक्ट जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं दोनों चीजों पर बेस्ड है, द प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल. ठीक है, यस. देखो डन हो गया ना. अब यहां पे हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक. हम कह रहे हैं भैया प्रिंसिपल क्या है बायोटेक का, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक. बायोटेक का मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी. मैं बायोटेक लिख रही हूं, बायोटेक्नोलॉजी लिख रही हूं, सेम चीज है. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक? इसके क्या आधार हैं? नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग. नंबर 1 प्रिंसिपल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. यह आप बहुत ज्यादा सुनोगे बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड नंबर 2 इज बेटा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस, सॉरी,
बायो प्रोसेस, प्रोसेस है ना एनसीईआरटी में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, यस दोनों ही चीजें दी हुई ना, इट इज ऑल्सो नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी सुनो, पहले मतलब सुन लो, दोनों ही दिए हुए आई थिंक, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, है ना। अब होता क्या है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगी, मैं डायग्राम की मदद से आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, और पूरे चैप्टर में जो मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा रही हूं, पूरे चैप्टर में ये चीज बार बार रिपीट होगी, ठीक है। ये सेम चीज बार बार रिपीट होगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो धीरे धीरे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है, देखो वैसे तो आप बिल्कुल फोकस करके सुनोगे तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, मैं आपको डायग्राम की मदद से पढ़ाऊंगी तो आपको ऑलरेडी इजी लगेगा, है ना। लेकिन ये जैसे जैसे आपका टॉपिक और बढ़ता जाएगा ना, सेम चीज रिपीट होती जाएगी, तो और बेटर ये होता जाएगा, ठीक है। पर ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तो आप यहीं से तो बेसिक्स को शुरू कर रहे हो। एक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ तो तोड़ मोड़ रहे हो, कोई तो चीज कर रहे हो, है ना, जीन के साथ कर रहे हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2-3 बातें दी गई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बनाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नंबर 2 आपको करना पड़ता है जीन ट्रांसफर, एंड फिर आपको करना पड़ता है जीन क्लोनिंग। दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड अगर किसी भी इंसान को जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। क्या बोला मैम ने? नंबर 1। और मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में लिख लोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, बेटा आर को शॉर्ट में लिखना है और डीएनए को कैपिटल लिखना है। आर का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट। आर का क्या मतलब है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नंबर 2, जीन ट्रांसफर, एंड नंबर 3 जीन क्लोनिंग। इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें ये चीज करते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी मैं बताऊंगी। जीन को ट्रांसफर करते हो, क्या कहां ट्रांसफर करते हो, क्यों ट्रांसफर करते हो, जीन का ट्रांसफर क्या होता है बताऊंगी। जीन क्लोनिंग करते हो, क्या होती है ये क्लोनिंग, इसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। और फिर बात करते हो बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब पहले लिखवा दे रही हूं और फिर बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप सिर्फ लिखो, अभी मैंने किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ स्टेराइल एनवायरमेंट that is contamination free, to only enable the growth of desirable gene। पहले इसे लिखो फिर मैं आपको इसे समझा रही हूं। टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल जीन, ठीक है। पहले आप इसे नोट करो और फिर मैं आपको इसे समझा रही हूं। अमन बेटा पढ़ ले चुपचाप से।
आई हैव ओनली रिटन, अभी तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है। तेरी ट्रेन बहुत जल्दी चल रही है, कुछ एक्सप्लेन किया है अभी? जबरदस्ती 10 बार एक ही चीज बुलवाते हो यार तुम लोग, अभी कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने? डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कैसे आप उसे होस्ट में किस में ट्रांसफर करते हैं, कैसे आप जीन क्लोनिंग करते हैं, ठीक है? डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। और फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। पहले मैंने इसको ही समझा देती हूं, इसे समझाना इजी है। जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो आप खुद समझिए कि आप जीन से काम कर रहे हैं, आप किसी जीन से काम कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको जिस भी एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा जीन नहीं होना चाहिए जो आपके डिजायरेबल जीन ना है। डिजायरेबल मतलब जो तुम्हें जीन से, जिस जीन से काम करना था। समझो फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई पर्टिकुलर जीन से काम करना था, तुमने हाथ वात को भी बेटा तुम्हारे गंदे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हो, जिस लैब में काम कर रहे हो वो भी स्टेराइल नहीं है, वो भी कंटामिनेटेड है, न जाने कितने माइक्रोब वहां पे हैं। होगा क्या बेटा? होगा ये कि अनडिजायरेबल जीन्स भी इंक्लूड हो जाएंगी अलोंग विद द डिजायरेबल जीन्स, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो तुम्हारे मतलब की जीन थी वो तो आएगी ही आएगी, साथ में क्योंकि तुमने एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया, एक माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया, तो आपकी डिजायरेबल के साथ साथ में नॉन डिजायरेबल जीन्स भी आ जाएगी। ऐसा आप नहीं चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां की जाए, जीन्स का काम जहां किया जाए, वो एनवायरनमेंट स्टेराइल एनवायरनमेंट हो, माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट हो, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हो, सो दैट only and only desirable gene is obtained। समझ में आ गई बात? यस, ये बात समझ में आई कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है। तो बायोटेक्नोलॉजी को करने के जो दो मेन प्रिंसिपल्स है जिन पर पूरा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो है नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 है कि आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग करनी है, स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, माइक्रोफिल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। अब मैं आपको बताती हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे कर रहे हो ये। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन ट्रांसफर। बेटा अटेंशन, जो चैट्स कर रहे हैं उनको चैट्स करने दो, लेकिन आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूं। आगे जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी सेम चीज काम आएगी, इसीलिए ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझने जा रहे हैं पहला स्टेप इसको करने का, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट? और बेटा ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूं, पर ये आया कैसे, ये कैसे हम कर पाए, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। ये आप कर कैसे पाए, ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये तो मैं आपको बताऊंगी इसकी पूरी डिटेल। अभी तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है? अब जो मैं नीचे अभी बना रही हूं ना बेटा, वो मत बनाना, जब जो बनाना होगा ना मैं आपको बताऊंगी कि यहां से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड के बारे में सबने सुना है, क्या होता है प्लाज्मिड? अभी तो मैं सर्क्यूलर नहीं बना रही हूं, डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पढ़ते हो, बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ते हो, हाँ? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए, एक होता है उनका क्रोमोसोमल डीएनए जो उनके काम का होता है, और एक होता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए। क्या इसके बारे में सबने नाम सुना है? यस या नो में मुझे बताना, सिर्फ यस या नो में मुझे ये चीज बताओ। क्या प्लाज्मिड एक डीएनए है? जरूरी नहीं है हर डीएनए ऐसा हो बेटा, सर्क्यूलर हो। डीएनए लीनियर भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि डबल ये सर्क्यूलर ही होंगे, लीनियर डीएनए भी होता है। पर आपने इस डीएनए का नाम सबने सुना है, प्लाज्मिड।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इस चैप्टर में ये प्लाज्मिड बहुत बार ये नाम यूज होगा। अभी तुम्हें सिर्फ ये नाम समझना है कि एक डीएनए होता है प्लाज्मिड। अगर ये नॉर्मल एक प्लाज्मिड है ना बेटा, नॉर्मल किसी भी बैक्टीरिया का मैंने प्लाज्मिड निकाला है तो ये नॉर्मल डीएनए कहलाएगा। और अगर किसी के प्लाज्मिड में मैंने कोई बाहर का डीएनए डाल दिया जो इसका पहले पार्ट नहीं था, अब इसमें मैंने कोई बाहर फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो पता है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या समझे सपोलो? क्या समझे सपोलो? एक है नॉर्मल डीएनए और एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही है बेटा जिसकी डीएनए में मॉडिफिकेशन हो गया है। ऐसा डीएनए जिसमें आपने कोई बाहर की चीज ऐड कर दी तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। इसको करने के लिए मैं एक डायग्राम का सहायता लेती हूं, पर यही चीज है, सेम यही चीज है। एक नॉर्मल डीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जिसमें आप देख रहे हो कोई और बाहर की कोई एक चीज है तो वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। समझ गए? अब मैं आपको समझाती हूं बेटा एक फ्लोट चार्ट की हेल्प से। अब आप इस चीज को बनाना, एंड ये सेम डायग्राम बहुत बार रिपीट होगा, आई एम टेलिंग यू, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है? देखो कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। पहले मुझे सपोज एक डिजायरेबल जीन चाहिए। एक जीन है बेटा, अब ये कौन सी जीन है ये मैं तुम्हें नहीं बता रही हूं। सपोज बेटा एक पूरा जीन मुझे दिख रहा है, एक डीएनए दिख रहा है, पर मुझे इस पूरे डीएनए से काम नहीं है। इसमें से मुझे ये पर्टिकुलर जीन चाहिए। बिल्कुल आराम आराम से बता रही हूं, 2 बार बता दूंगी पर बिल्कुल ध्यान से सुनो। कोई एक प्लांट में मेरे को एक डीएनए मिला है और मुझे इस डीएनए से काम करना है, ठीक है? मुझे इस डीएनए से काम करना है। इसमें मेरी डिजायरेबल जीन है। मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए ना बेटा, वो प्रोडक्ट इसी डीएनए के अंदर एक छोटा पार्ट है। आपको पता है ना बेटा, जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, जो आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है। इतना पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो ये बताओ? पता है ना? अगर तुम्हें कोई एक प्रोटीन चाहिए तो वो डीएनए से ही तो बनेगी ना, क्योंकि डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए से ही तो तुम्हारी डिजायरेबल प्रोटीन्स बनेंगी। बोलो हाँ या ना? ये नोट करना है बिल्कुल, ठीक है? हाँ या ना में बस मेरे को आंसर देना, या तो दिल वाले बटन पे क्लिक कर देना, थम्स अप पे क्लिक कर देना, जिससे मुझे समझ में आ जाए, या यस या नो में से यस में क्लिक कर देना। कोई डीएनए, भाई मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए मुझे जीन चाहिए ना, तो जीन मेरी डिजायरेबल जीन है कि भैया मेरे को इस जीन से काम करना है। मुझे इंसुलिन चाहिए तो मेरे को ये जीन से इंसुलिन मिलेगा, है ना? मुझे कोई एक XYZ प्रोटीन चाहिए तो वो उस जीन से मिलेगा। तो एक मेरी डिजायरेबल जीन होगी जिससे मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो किसी पर्टिकुलर जीन का ही तो प्रोडक्ट होगा ना बेटा जी। तो मैं कह रही हूं इस छोटे पार्ट को, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये है मेरा डिजायरेबल जीन। बायोटेक्नोलॉजी में आप इस डिजायरेबल जीन को इस पूरे डीएनए के पीस में से कट करके निकाल सकते हैं बेटा। बायोटेक्नोलॉजी में तुम्हें इस पूरे जीन से तो मतलब नहीं है। भाई मैं क्या करूंगी इतने जीन का, पूरे जीन का मैं क्या करूंगी? इस पूरे डीएनए से तो मेरे को कोई काम नहीं है। मेरे को तो मैम सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए। तो अब कैसे करें? जैसे बेटा आप कभी अगर कपड़ा खरीदने गए होंगे, लड़कियां अगर कभी आपने सूट का कपड़ा खरीदा हो और लड़कों को भी पता होगा ये चीज, तो भैया मैं पूरी थान थोड़ी उठा के ले आऊंगी। वो भैया क्या करते हैं बेटा, कैंची लेते हैं, कैंची से उतना पार्ट आपको काट के दे देते हैं जितने मीटर का कपड़ा तुम्हें चाहिए होता है। बोलो हाँ या ना? आपके पास भी कैंची होती है। अब वो वैसी वाली कैंची नहीं होती है कि तुम कैंची का इस्तेमाल करो कपड़े वाली और डीएनए को काट लो, नहीं। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो कि कैंची का काम करते हैं, एंजाइम्स जो कि कैंची का काम करते हैं। इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा टर्म्स का बर्डन तुम्हारे ऊपर अभी नहीं डालूंगी क्योंकि ये सारे टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर सिजर्स, मॉलिक्यूलर सिजर्स क्यों बोला? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने वाले सिजर्स हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले सिजर्स हैं, इसीलिए इसे मैं बोल रही हूं मॉलिक्यूलर। जो मॉलिक्यूल्स को अभी देखना काटेंगे, तो मैं यहां पे बेटा क्या करूंगी ना, कैंची लूंगी, मॉलिक्यूलर सिजर्स लूंगी, और ये मैंने कैंची का ही शेप बनाया। देखो मैंने कैंची का शेप बनाया और मैंने कैंची की मदद से क्या किया, इस डिजायरेबल जीन को कट किया और निकाल लिया यूजिंग मॉलिक्यूलर सिजर्स।
using molecular scissors desirable gene is cut out. Desirable gene is cut out and taken. किसी को कोई दुख दर्द समस्या ये समझने में, और ये देखो मैं बना दे रही हूं, ये जीन को तुमने काट के निकाल लिया, ये जीन को तुमने कट करके निकाल लिया. किसी को कोई दुख दर्द समस्या, किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी. भाविका तूने लिखा है कनीची. कनीची थोड़ी बोला मैंने, कैंची बोला, कैंची. अरे कैंची शब्द तुमने नहीं सुना, बड़े अंग्रेज आए हो तुम लोग. कैंची नहीं सुना तुमने, क्या बोलते हो तुम फिर? ये गायरेज फाइरेज का नाम मत लिखो बेटा, सारा खिचड़ी पका दोगे. खिचड़ी मत पकाना, सब गलत कर दोगे. ये देखो अपने टीलोमरेज फिलोमरेज, आधी इधर की चीजें आधी उधर की चीजें मिक्स कर देते हैं सारा. अरे भाई समझ जाओ, यही पढ़ो बस, वरना गलत कर दोगे. नहीं बेटा लिखना नहीं है, सिर्फ फील करना है, सिर्फ फील करना. जितनी भी चीजें बताऊंगी सब फील करना है बस, लिखना कुछ नहीं है ना. अभी देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए. देखो मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है. हमने अभी क्या समझा, भैया जो तुम्हारे आए थे उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 नहीं, प्रॉब्लम्स सोचोगे तो सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, है ना. अब यहां पे प्रॉब्लम ये थी बेटा कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए इसका, और प्रोडक्ट मुझे बहुत लार्ज स्केल में चाहिए. अब थोड़ी बहुत तो बेटा तुमने रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन, जिस हिसाब से तुम ज्ञानी बाबा बन रहे हो कमेंट्स में, तो मैं उम्मीद करती हूं थोड़ी बहुत ज्ञान तो तुम्हें बेटा होगा इस चीज का कि किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए क्या मैं एक डीएनए के पीस को कैसे भी रेप्लिकेट करा सकती हूं. रेप्लिकेशन के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है, मेरा डीएनए अपने आप से रेप्लिकेट नहीं कर सकता. इसको उठा के मैं बाहर रख दूं तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा क्या? एक बेसिक चीज जो किसी भी डीएनए को, बहुत सारी फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, बट अभी मैं तुम्हें वही बता रही हूं जिससे तुम सबसे इजीली कनेक्ट कर पाओ, इजीली रिलेट कर पाओ. ओराई, ओराई के बारे में पढ़ा है. ये डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज लिखे जा रहे हो जो आधे लोग. ओराई का नाम सुना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. कोई भी पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है बिकॉज उसके पास ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है. हां या ना बताते जाना, हां या ना बताते जाना. मैं तुम्हारे ही आंसर से तुम्हें टॉपिक को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना. ओराई का नाम सबने सुना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर तुम्हारे डिजायरेबल जीन के पास ओराई नहीं है तो क्या खाक डिजायरेबल जीन है? इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, इसका कोई फायदा नहीं है बेटा इस ओराई का. अगर इसके सॉरी इस डिजायरेबल जीन का अगर इसके पास ओराई नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है बेटा. ये रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा. जब रेप्लिकेट नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो बेटा क्या तुम्हें प्रोडक्ट देगा? तो तुम मूर्ख थोड़ी हो कि साइंटिस्ट लोग बेवकूफ थोड़ी थे बेटा कि कट करके निकाल लेंगे, ओराई नहीं है, किसी काम का नहीं है, हमें तो मजे आ रहे थे काटने में. यहाँ पे ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, और ऐसा क्यों किया ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी. ये तुम्हें वक्त के साथ साथ और ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा फील होगा, है ना. लेकिन अभी तुम समझो, इन्होंने कहा कि भाई इसके साथ तो बड़ी दिक्कत है, मैं अगर इसको खाली ऐसे ऐसे इस्तेमाल करूंगा ना तो ये रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, और मुझे ज्यादा अमाउंट में भी प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि मुझे तो पूरे ब्रह्मांड का भला करना है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, मुनाफा भी कमाना है. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी मैम दिक्कत आ जाएगी. तो क्या होता है ना बेटा, एक तरफ से तुम डिजायरेबल जीन निकालते हो और एक तरफ से तुम करते हो यूज ऑफ वेक्टर, और ये तुम रिलेट कर पाओगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ लिया है. तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर पढ़ लिया है तो तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अगर तुम पढ़ के आए हो. अगर तुम 3.0 के हो, 2.0 के हो, फिर तो मैं कह नहीं सकती. समझे मेरी बात? मच्छर, प्लाज्मोडियम अगर मेरे ब्लड में है, अगर मेरी ब्लड में रह गया उसके गेमिटोसाइट, तो उसका कोई फायदा नहीं है बेटा, उसका कोई फायदा नहीं है.
हाँ या ना बताओ, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मच्छर है तो ही बेटा उस प्लाज्मोडियम को वो उठाएगा और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करेगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर। अगर गैमेटोसाइट सिर्फ मेरे ब्लड में रह गए तो वो फर्दर डेवलप नहीं कर पाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। तो तुम्हें मच्छर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो डिलीवरी का काम करता है, वो ट्रांसफर का काम करता है आपके प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह में। एक तो यहां पे भी वेक्टर का वही काम होता है बेटा। एक तो वेक्टर, वेक्टर नाम ही बेटा, सिग्निफिकेंस उसके नाम की जो है वो यही है कि ट्रांसफर ऑफ द जीन। लेकिन ये इकलौता उसका काम नहीं है बेटा। यहां एक इकलौता काम उसका ट्रांसफर ऑफ जीन नहीं होता। यहां पे एक और काम होगा, एक और नहीं, मल्टीपल काम होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, जो तुम्हें अभी मैं धीरे धीरे समझाती हूं। एक बेहतरीन वेक्टर पता है जो पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है, वो है प्लाज्मिड, जिसका नाम मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था बच्चों। डीएनए होता है पर वो वेक्टर की तरह काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड्स आर वेरी गुड वेक्टर्स। एक अच्छे वेक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे एक ऐसा स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेके आता है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, है ना, कामचोर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज बताते हैं ना, तब जाके वो एक ऐसा स्टूडेंट बनता है जो सिलेक्शन लेके आता है। वैसे एक अच्छा वेक्टर, कौन सा वेक्टर होता है, इसकी भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैं चैप्टर का बेसिक्स बता रही हूं, मैं बार बार बोल रही हूं, तो बहुत ज्यादा कहानी यहां नहीं लिखनी है, ये आगे चैप्टर में है। एक वेक्टर को वेक्टर बुलाने के लिए, उसको वेक्टर नाम देने के लिए, वेक्टर का जो उसे बेटा इज्जत प्राप्त हुई है कि आप उसे वेक्टर बोल रहे हो, तो उसमें कुछ क्वालिटी थी कि आपने उसे वेक्टर बोला। हर किसी डीएनए को मुंह उठा के वेक्टर नहीं बोलोगे। प्लाज्मिड इज अ वेरी वेरी गुड वेक्टर। प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूं, यूज ऑफ वेक्टर। अब मैं पहले तो तुम्हें ये बोल रही हूं, वेक्टर इज अ वेहिकल, vehicle to carry our gene of interest। तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट का जीन कौन सा है बेटा? व्हाट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट? सपोज दिस इज द एक्स जीन। क्या मैं कह सकती हूं एक्स जीन इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट? बोलो हाँ या ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन बोलो, या जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं डिटेल में तो पढ़ाऊंगी, बट अभी यूज कर सकते हो डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक ऐसा व्हीकल जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर ले, हमारे डिजायरेबल जीन, हमारे काम के जीन को मैम कैरी कर ले, वो हमारा एक वेक्टर है। व्हीकल टू कैरी आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू दी होस्ट। होस्ट क्या होता है अभी बताऊंगी। अब मैं कह रही हूं फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। प्लाज्मिड इज डबल स्टैंडर्ड, सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा व्हीकल है जो तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, सपोज मैंने ये वेक्टर बनाया, ये मैंने एक प्लाज्मिड को बनाया हुआ है बेटा, जो मेरे यहां पे अभी एज अ वेक्टर काम करेगा। इसकी बहुत सारी ऐसी गुड क्वालिटीज है बेटा, जिसकी वजह से तुम इसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो। वो गुड क्वालिटीज मैं तुम्हें बताती हूं। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वेक्टर है तुम्हारा, प्लाज्मिड है। आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर डालना है कि नहीं? आंसर बताना मुझे यस और नो में, है ना। तुम्हें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के लिए इसमें जगह भी तो होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? मानते हो कि नहीं बेटा? बोलो हाँ या ना। तुम्हें अपने जीन को, डिजायरेबल जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर में अटैच करना है, लेकिन इस वेक्टर में जगह ही नहीं है। अगर इस वेक्टर में जगह नहीं होगी तो तुम अटैच कैसे करोगे? अलमीरा है, अलमीरा में कपड़े खचाखच पहले से भरे हुए हैं,
तुम्हें अपने कपड़े रखने हैं तो तुम भरे हुए अलमीरा में नहीं रख सकते। कब रख सकते हो? जब तुम उस अलमीरा में से कपड़े हटा दो, एक स्पेस क्रिएट कर दो। स्पेस क्रिएट कर दोगे तो उस स्पेस के अंदर अपना कपड़ा तुम डाल सकते हो। तुम्हें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, हाँ या ना बेटा? करनी पड़ेगी। वेरी गुड। कट करेंगे, सिंपल। जगह बनाएंगे, जगह बनानी पड़ती है बेटा, है ना? तो जगह बनाएंगे तभी तो जगह बनेगी। तो जगह कैसे बनाएंगे? जैसे तुमने यहां पे जीन कट करके निकाला था, यहां पे भी बेटा तुम कट करते हो। अब इसकी डिटेल तो बाद में बताएंगे। तुमने यहां जगह बनाई तो तुमने अपने वेक्टर को भी कट किया। कट वेक्टर विद मॉलिक्यूलर सिजर्स, मॉलिक्यूलर सिजर्स to create space, to create space for gene of interest. Yes? अब बेटा बताओ, अगर तुमने स्पेस क्रिएट कर लिया, क्या अब आप अपने जीन को इससे जोड़ सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो। जगह बन गई। क्या आप अपने जीन को यहां जोड़ सकते हो? अब देखो वेक्टर में भी जगह बन गई और तुम्हारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बाहर है, ठीक है? आशीष, हम पूरे जीन को क्यों नहीं निकालते? उसका सवाल ये है। कोई दूसरा बच्चा आंसर देना चाहेगा कि हमने पूरे जीन को क्यों नहीं लिया? प्लीज आंसर हिम, प्लीज आंसर हिम। पूरे जीन को क्यों नहीं लिया? अभी मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो पुराने जमाने में की जाती थी, है ना, उसमें पूरे जीन को ही निकालते थे। पूरे जीन को क्यों नहीं लिया बेटा? कोई उसको आंसर दो। यहां पे आप पूरे जीन को क्यों नहीं ले रहे थे? अर्पित बिल्कुल सही, श्रेया बिल्कुल सही, अर्शिल बिल्कुल सही, आंचल बिल्कुल सही, किशलय, छोटू, प्राची, ओमराज, अस्मिना, कृतिक्षा, कोमल बिल्कुल सही। नॉन डिजायरेबल है ना भाई, काम का ही नहीं है। वी डोंट नीड इट। जो हमारे काम का नहीं है जबरदस्ती उसे थोड़ी ले लोगे भाई। जो तुम्हारे काम का ही जीन नहीं है तुम उसे जबरदस्ती क्यों लेना चाह रहे हो बेटा? ज्यादा मेहनत करना है क्या? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पुराने टाइम पे जब करते थे, प्लांट ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जब हम करते थे, हाइब्रिड्स बनाते थे, हमारे पास ये सीजर्स थे ही नहीं। और जब वो सीजर्स नहीं थे तो डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों को लेना पड़ता था। उसके बारे में बताऊंगी। पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास ये सीजर्स हैं तो हम सिर्फ अपने डिजायरेबल जीन को यूज करते हैं, हमें बाकी जीन को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा। जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? कोई मुझे बताएगा बनेगा क्या? सिर्फ मुझे ये बताओ कि बनेगा क्या? इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या बोलेंगे ये बता दो बस। इस चीज को क्या बोलेंगे ये बता दो बस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कितना सिंपल है। देखो तुमने खुद ही तो बताया ना कितना सिंपल है। बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला स्टेप हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इजी इजी। और जैसे बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जिनका नाम आगे मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी मैंने मॉलिक्यूलर सीजर लिखा है, जिनका नाम आगे मैं तुम्हें बताऊंगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोला जाता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, ग्लू सिजर्स के जैसा ग्लू होता है। जैसे यहां पे किसी चीज को चिपकाना हो तो तुम क्या करते हो बेटा? गम का यूज करते हो, फेविकॉल फेविस्टिक का यूज करते हो। वैसे ही मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं लाइगेजेस। तो लाइगेजेस की मदद से आप चीजों को जोड़ते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से चीजों को यहां काटते हो। पर अभी मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलर ग्लू लिखा हुआ है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पहले मुझे बताओ कोई दुख दर्द समस्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्टेप में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। और मैं आपको बेटा वेक्टर की ना आगे और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगी। ये अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया होस्ट क्या होता है,
अभी बताऊंगी। वेक्टर का एक काम तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तुम देख रहे हो कि होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना, होस्ट क्या होता है बताऊंगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट काम पता है क्या होता है कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं थी ना बेटा, ये बेचारा अकेला एक पीस था। तो जब वो इस वेक्टर के साथ जुड़ जाता है ना बेटा, इस वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, तो वो उसकी हेल्प करता है। इसको मैं नोट फॉर्म में ना यहीं पे लिखवा दूंगी ताकि तुम्हारे ना बेसिक स्टार्टिंग से क्लियर होते हुए चले। हालांकि मैं वेक्टर्स की और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि ये जो हमारा बेचारा बेटा अकेला सा हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था यार, कैसे रेप्लिकेट करता है यार, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं था इसके पास। तो वेक्टर कहता है कि मैं हूं, तुम मेरे से आके जुड़ो, मेरे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो मेरे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यूज कर सकते हो रेप्लिकेट करने के लिए। तो एक ये वाली प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व हो जाती है। दूसरा, ये होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, बट ये होस्ट में ट्रांसफर क्यों करते हैं हम, क्या जरूरत है और क्या मतलब है, इसको भी समझाऊंगी। ठीक है, गॉट इट? यस, लिखवाऊं? पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब मैं यस नोट डाल के एक पॉइंट लिखती हूं। वेक्टर्स हैज many qualities like they enable the gene transfer, जो मैं आगे अगले स्टेप में पढ़ाऊंगी। लाइक दे इनेबल जीन ट्रांसफर, तुम बेसिक्स को लिखते हुए ही चलो यार। दे इनेबल जीन ट्रांसफर, दे प्रोवाइड ओराई टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेट्रा लिख दे रही हूं क्योंकि बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उतनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें यहां पे नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, आगे करें। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, नंबर 2 स्टेप, जीन ट्रांसफर क्यों करना है। अब बेटा एक बात बताओ, तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए था, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ, लॉजिकली मुझे आंसर दो। ओराई का फुल फॉर्म बेटा बॉटनी में पढ़ना, ओराई ओराई क्या पढ़ा है तुमने, यहां तो बड़ा शो ऑफ करते हो। पढ़ा नहीं है क्या अभी वो चैप्टर तुमने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा नहीं है क्या, जेन्युइनली पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा नहीं है तो बताओ, फिर तो मैं बता देती हूं, और अगर पढ़ा है तो फिर तुम्हारी कंप्लेन होगी अभी विपिन सर से कि बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं क्लास में, और फिर शर्म की बात है बेटा। और फिर तुम बेटा क्या क्या सिलेक्शन का सपना लेके बैठे हुए हो। ऐसे सपनों का कोई फायदा नहीं है जिसके लिए तुमने उड़ान ही नहीं भरी, पढ़ लिया है, बताओ, है ना। सपने बोलते हैं ना, बैठे बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, सपनों के लिए काम भी करना पड़ता है। चलो फिर तुम करते हो बेटा जीन ट्रांसफर। अब आप थोड़ा सा ना बेटा, मैं चाहती हूं कि आप पार्टिसिपेट करें इस चैप्टर में इक्वली, है ना। तो आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए, मैं चाहती हूं पढ़ने वाले बच्चे सारे, देखो स्पैमर्स को बेटा भगाओ यहां से, आंसर्स दो, आंसर्स मुझे बताओ। मैं बेटा बैठ जाती, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो मैं थक चुकी हूं, अब बंद करते हैं, 2 घंटे बाद काम करेंगे। अगर मैं सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के बैठ जाती तो मेरा प्रोडक्ट बन जाता क्या बेटा? क्या मैं लार्ज स्केल में लोगों की मदद कर पाती क्या? मेरा प्रोडक्ट बनता कहां भाई? तुम्हें इडली बनानी है तो तुम्हें इडली बनाने के लिए सामान है तुम्हारे पास, पर तुम्हें इडली बनाने के लिए इडली का वो चाहिए होगा ना बेटा, इडली मेकर।
तभी तो इडली बनाओगे। तुम्हें रोटी बनाने का है तो तुमको तवा चाहिए, तुमको सब्जी बनाने का है तो तुमको कढ़ाई चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। सामान है, अब उसको बनाने के लिए तुम्हें कोई तो चीज चाहिए होगी जिसके अंदर तुम उसे बना पाओ। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे हम हैं, हमारे अंदर इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन जीन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिंथेसिस कर रही है। अब मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया है जिसमें मेरा जीन है, उसके अंदर मेरा डिजायरेबल जीन है, मुझे उससे प्रोडक्ट बनवाना है। वो हवा में प्रोडक्ट बनाएगा क्या? नहीं ना। तो डेली लाइफ से रिलेट करो, देखो कितने अच्छे से आंसर दे पा रहे हो। तो तुम्हें क्या चाहिए? होस्ट। होस्ट करते हैं ना, आइए 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 आइए, होस्ट करते हैं, पधारिए हमारे घर में आइए। तो हम होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं अपने घर में। वैसे ही यहां पे तुम्हारे पास होस्ट होते हैं, और पता है सबसे कॉमनली यूज होने वाले होस्ट कौन से हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ पे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट, क्योंकि बड़े अच्छे होस्ट होते हैं। आप ऐसे होस्ट के अंदर जाना पसंद करते हैं जिन्होंने आपकी अच्छा वेलकम किया हो। ऐसे होस्ट के पास कभी नहीं जाएंगे जो चिड़चिड़े हैं, है ना? जिन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की है बेटा, उसी के घर में तुम जाते हो। तो यहां तुम अपने जीन को ट्रांसफर करते हो होस्ट के अंदर। होस्ट वो प्राणी है जिस प्राणी के अंदर तुम अपने जीन को भेज रहे हो, और उसी को जीन ट्रांसफर बोलते हो। ई कोलाई, ई कोलाई इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए गुड होस्ट, नाइस होस्ट। होस्ट में बेटा उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है। जीन ट्रांसफर में हम लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into the host। होस्ट के बारे में भी लिखवा देती हूं मेरे जग से न्यारे सपोलो को। होस्ट क्या है बच्चों? होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म वेयर वी insert our rDNA and allow it to multiply. Allow it to multiply. For example, E. coli is a very good host. अब देखो बेटा डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये E. coli बेचारा है भाई, ई कोलाई का खुद का डीएनए मैं कुछ भी नहीं बना रही हूं बेटा, इसके खुद के डीएनए को मैं नहीं दिखा रही हूं। मैं अभी तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूं, सपोज ये ई कोलाई है, और ई कोलाई के अंदर मैंने क्या किया बेटा? मैंने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर डाल दिया। इसी को आपने क्या बोला? जीन ट्रांसफर। इसी को आपने क्या बोला? जीन ट्रांसफर। बेटा बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? ये देखो साजिद, तू तो बुआ के पीछे ही पड़ गया है। मैंने तो आज बुआ का नाम भी नहीं लिया। बुआ इज अ वेरी गुड होस्ट बेटा, बट होस्ट तो अच्छी हो सकती हैं, पर जब उनको होस्ट किया जाएगा तो बताइए। हाँ, नॉनवेज भी नहीं खिलाई, बताइए बताइए जरा, खीर भी नहीं पूछी। हाँ, हमको पूछी भी नहीं कि रुक जाइए, हाँ भाभी रुक जाइए, हमको पूछी भी नहीं। होस्ट तो अच्छी हैं, लेकिन होस्ट की बैंड बजा सकती हैं बुआ। हाँ, हाउ इट इज ट्रांसफर? बिमल बहुत अच्छा सवाल है, बट हम पूरे इसकी मैकेनिज्म को आगे पढ़ेंगे बेटा, पूरी इसकी मैकेनिज्म को आगे पढ़ेंगे। इतना आसान नहीं होता जीन ट्रांसफर करना जितना हमने बोर्ड में बना दिया है। पूरा चैप्टर ही तो बेटा यही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया, ये पूरा चैप्टर है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है, वो कट कैसे लगाते हैं, पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है। जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं, इसी को तो डिटेल में पढ़ना है। आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं, आज तो मैं सिर्फ बेसिक्स बता रही हूं। समझ गए? यस एवरीवन? यस। और अगला जो लास्ट स्टेप होता है बेटा, यहां तक कर लिया है सारे बच्चों ने? यहां तक कर लिया है? हाँ,
डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये भी चैप्टर में आगे दिया हुआ है बेटा। आज तो सिर्फ बेसिक्स, ओनली बेसिक्स, ठीक है। चलो, और फिर थर्ड स्टेप करते हैं बेटा, जिसे बोला जाता है जीन ट्रांसफर, सॉरी जीन क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? मल्टीपल कॉपीज बनाना। जीन क्लोनिंग का क्या मतलब है बेटा? मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। इन होस्ट, तो आपकी जीन की मल्टीपल कॉपीज बनती है होस्ट में। इनफैक्ट होस्ट भी डिवाइड करता है, इसके बारे में भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। जैसे ये ई कोलाई था, जैसे ये ई कोलाई है ना बेटा, ई कोलाई के अंदर तुमने जीन डाला था, अब इसकी तुम्हें मल्टीपल कॉपीज बनते हुए दिखेगी। एक तो तुम्हें इसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनते हुए दिखेगी, प्लस ई कोलाई भी तो डिवाइड करेगा ना बेटा, तभी तो इसे एज अ होस्ट यूज करते हो, क्योंकि ये भी बहुत रैपिडली डिवाइड करता है। जितना ज्यादा ये डिवाइड करेगा उतना ज्यादा तुम्हें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। प्लस आपके डीएनए ने भी तो कितनी सारी क्लोनिंग यानी कि कॉपीज बना दी होस्ट के अंदर। बोलो हाँ या ना? ये जो मल्टीपल कॉपीज बनी, इसके लिए तो तुम लोग टर्म यूज करोगे जीन क्लोनिंग, जीन क्लोन। और ये इकोलाई भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना, इकोलाई ऑल्सो डिवाइड्स। जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा उसकी आगे की पॉपुलेशन में भी तो बेटा तुम्हारा जीन जाएगा। और पता है तुम बेटा ऐसे जैसे इनको कल्चर करते हो, इनको लार्ज स्केल में कल्चर करते हो, क्योंकि तुम्हें बड़े स्केल में प्रोडक्शन चाहिए, बड़े स्केल में मतलब तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है। घर में दही जमाया तो एक कटोरी में दही जमाया, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया तो बेटा पेट्री डिश होती है इतनी छोटी छोटी सी, उससे तो पूरे देश का भला नहीं हो सकता ना। तो बड़े बड़े टैंक्स जैसे फर्मेंटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। इस चैप्टर का जो एंड है वो बायोरिएक्टर से है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो मैंने 3 स्टेप्स पढ़ाए हैं ना बेटा, यही तीनों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। कैसे डीएनए निकाला, रिसेक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे कट किया, कैसे डिजायरेबल जीन पता चलती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, होस्ट में कैसे डालते हैं, है ना, वेक्टर क्या होते हैं, पूरा चैप्टर इन 3 स्टेप्स पर बेस्ड है। और फिर तुम इन होस्ट को कल्चर करने के लिए इनको पूरा एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, है ना, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो जिससे वो डिवाइड कर सके और तुम्हारी मल्टीपल कॉपीज बना सके। पर पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग यही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर इनटू द होस्ट, एंड जीन क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर डिजायरेबल जीन। बोलो डन डन एट डन हो गया। पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं, पहले बेटा यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? यस एवरीवन, थम्स अप दे देना। तो पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, अगर कर लिया है तो बताओ, और वरना 1 मिनट का टाइम ले लो और फटाफट फटाफट से कर लो बेटा, फटाफट से कर लो। डन 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 कर लो फटाफट से। सारे बच्चों का डन डन डन। पक्की बात, लिख लिया है ना? चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं। देखो, among many 2 core techniques that enabled the birth of modern biotechnology, बोला बहुत सारी चीजों की वजह से बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, लेकिन जो 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं, 2 कोर ऐसी टेक्निक्स हैं, इसीलिए इन्हें प्रिंसिपल बोला जाता है। 2 ऐसे टेक्निक जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए एंड आरएनए, एक ऐसी टेक्निक जिससे ऑल्टर यानी कि चेंज कर सकते हो डीएनए की केमिस्ट्री, है ना,
द ऑल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ऑल्टर किया यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बात बताओ, फिनोटाइप तो चेंज होगा ना, फिनोटाइप जो होती है वो जीन्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा प्रोटीन उसके अंदर बनेगा वैसी उसकी फिनोटाइप होगी। अगर आपने किसी भी होस्ट के अंदर कोई ऐसा जीन डाल दिया जो उसके पास नहीं था तो उसकी फिनोटाइप भी तो चेंज होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर एक ऐसा जीन डाला जो उसका नहीं था, है ना? समझ गए? यस। एंड द सेकेंड स्टेप इज बायोकेमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस। एम्बियंस मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट in chemical engineering process to enable the growth of only desirable microbe or eukaryotic cell in large quantity for the manufacturing of biotechnological products like antibiotics, vaccines, etc. बोला। और एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो माइक्रो फ्री हो, कंटामिनेशन फ्री हो, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन को ही प्रोड्यूस करो, नॉन डिजायरेबल जीन प्रोड्यूस ना करो। ठीक है? हाँ, फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप is the physical appearance and genotype is the genetic makeup, right? आगे देखो बेटा, let us now understand the conceptual development. You probably, इसको मैं पढ़ा देती हूं, एक बारी सुनना। देखो, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. आप जानते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा ऊपर क्यों है? बताओ क्यों है? ज्यादा अच्छा क्यों है? एडवांटेजियस क्यों है? क्योंकि, और सर्वाइवेबिलिटी में भी बेटर है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इवोल्यूशन में पढ़ोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। गैमीट फॉर्मेशन के वक्त में पढ़ते हो। और क्या होता है बेटा? वेरिएशंस आती है, राइट? यू नो द एडवांटेज। द फॉर्मर का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial for the organism as well as the population. कुछ ऐसी चीजें बन जाती है जिससे बेटा वो पूरे पॉपुलेशन को बेनिफिट दे रही होती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट दे रही होती है, अच्छी वेरिएशंस होती है, यूजफुल वेरिएशन, जो आप इवोल्यूशन में भी इसका बेटा इंपॉर्टेंस पढ़ोगे कि नेचर कैसे उस चीज को सपोर्ट करती है, फेवर करती है। ठीक है? Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. Asexual reproduction में तो वेरिएशन का स्कोप नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? इट प्रमोट्स वेरिएशन, परमिट्स वेरिएशंस। Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable gene. इसको मैं लिखवाऊंगी एक पॉइंट में, इसको लिखवाऊंगी और फिर इसको बेटा एंड करेंगे लेक्चर को। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, कन्वेंशनल जो हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? डिजायरेबल नॉन डिजायरेबल जीन दोनों आ जाती हैं। अब बेटा फायदा तो तब होना जब जो तुम्हारे मतलब का है सिर्फ उस वही प्रोडक्ट तुम्हें मिले। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जैसे प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग में, क्योंकि मॉलिक्यूलर सिजर्स और वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी में भी बेटा जब तक मॉलिक्यूलर सिजर्स नहीं थे तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहां पॉसिबल हो पाई? इट वाज बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से ये बूम हुआ बेटा। ये पॉसिबल हो पाया कि आप सिर्फ डिजायरेबल जीन को कट करो और निकालो। यहां तो डिजायरेबल एंड डिजायरेबल जीन दोनों का यूज हो जाता था। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation, allow us to isolate and use only a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. इसको एक बारी लिखें बेटा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ लाइंस में रीड करा रही हूं। नीट 2024 का सवाल आया हुआ था, ध्यान से सुनना क्योंकि ये लास्ट है। मैं इसके अलावा हिस्ट्री विस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा रही हूं, पर ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले तो मैं एक नोट डाल के ये वाला पॉइंट लिखवा देती हूं। क्या बोला बेटा मैंने? लास्ट उस पैराग्राफ को पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? देखो कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स,
ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड्स बनाना, वो चैप्टर डिलीट कर दिया है आपका, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वहां एनिमल ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाते थे। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, traditional hybridization techniques like in plant or animal breeding, plant or animal breeding uses desirable as well as नॉन डिजायरेबल जीन्स, नॉन डिजायरेबल जीन जो नहीं चाहिए वो भी यूज करना पड़ता था, नॉन डिजायरेबल जीन्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजिंग मॉलिक्यूलर सिजर्स only desirable genes can be used, only desirable genes can be utilized. ठीक है, पहले इसे डन करो, फिर लास्ट एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। डन 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 डन। सारे बच्चों का हो गया। एक बारी एनसीईआरटी की लास्ट लाइंस को बेटा एक बारी रीड कर लेते हैं, फिर आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। अब अगले दिन जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया और बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो बेसिक्स को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि वही सेम चीज रिपीट होगी, सेम चीज रिपीट होगी, ठीक है। तो हमने क्या लाइन लिखी थी जो अभी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा कि जो प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग करते थे उसमें क्या होता था बेटा, हम डिजायरेबल नॉन डिजायरेबल दोनों जीन्स को यूज करना पड़ता था, और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स डिजायरेबल, अगर सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल को यूज कर पाते तो अच्छा रिजल्ट आता। अब यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उसमें डिजायरेबल जीन्स को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिजर्स हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिनसे हम उनको काट के अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। डू यू लाइक, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा उसी का थोड़ा सा बेसिक्स है। मैं देखती हूं मैं कितना इसमें से तुम्हें आज समझा सकती हूं और कितना मैं अगले क्लास में तुम्हें समझाऊंगी। देखो, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। क्या आप जानते हैं उस डीएनए का फेट, उस डीएनए का भविष्य? मुझे कमेंट में आंसर दो। सपोज ये इकोलाई है, ये होस्ट है, तो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, और ये स्टेटमेंट बेस में आया था कि क्या मुझे बता सकते हो इस डीएनए का फ्यूचर क्या होगा। समझो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसका क्या फ्यूचर होगा? इसको अगर मैंने बेटा डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल दिया, बताओ इसका क्या फ्यूचर होगा? इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। क्या ये रेप्लिकेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं आंसर तुम्हें बता चुकी हूं। हाँ, इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं कर सकता, रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। Until and unless इसको कहीं से origin of replication मिले, ये replicate नहीं कर सकता। No future. Most likely it will not replicate, right? Most likely this piece of DNA will not be able to multiply itself in the progeny of the organisms, right? Same चीज लिखी है।
but when it's get integrated into the genome of recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. ऐसा हमारे केस में कौन करता है? जो ये बात यहां पे लिखी हुई है, ऐसा हमारे केस में करता है HIV. HIV इंटीग्रेट कर लेता है होस्ट के डीएनए के साथ, या तो ये जाके होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट कर जाए. अगर ये होस्ट के डीएनए से जुड़ गया तो होस्ट के ही मशीनरी को यूज करेगा, जैसा हमारा HIV करता है. हमारा HIV हमारा नहीं है बेटा, HIV हमारे जीनोम से इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेज एंजाइम का यूज करता है और फिर अपने ही बॉडी का यूज करके मैक्रोफेजेस को एज अ फैक्ट्री यूज करके रेप्लिकेट करता है. यस और नो? अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कर पा रहा तो हम इसकी हेल्प करेंगे. हम इसे एक ऐसे डीएनए से जोड़ देंगे जो एक वेक्टर है, जो उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ में बहुत सारी मदद करता है और होस्ट के अंदर इसे ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है. This is because the alien piece of DNA has now become a part of chromosome which has the ability to replicate. बोला ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब ये एक ऐसे डीएनए के साथ जुड़ चुका है जिसके पास पावर है रेप्लिकेट करने की, राइट? In a chromosome, there is a specific DNA sequence called as origin of replication, which is responsible for initiation of replication. जैसा तुमने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि क्रोमोसोम में एक ऐसा पार्ट होता है डीएनए का जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. Therefore, for multiplication of any alien, alien का मतलब होता है फॉरेन पीस, कोई भी फॉरेन, एलियन मतलब फॉरेन, एलियंस आ गए मतलब बाहर से कोई चीज आ गई, एलियन मतलब फॉरेन. तो ये तुम्हारा एलियन डीएनए ही तो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए. एलियन डीएनए है ना, जो तुम्हारा डिजायरेबल जीन है वो इसके लिए तो एलियन है ना, इसको थोड़ी पता है उसके बारे में, तो इसके लिए तो वो एलियन है ना. तो बोला इफ फॉर multiplication of any alien piece of DNA in organism, it needs to be a part of chromosome which has specific sequence called as origin of replication. बोला इसीलिए अगर आपके एलियन पीस ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट करना है कहीं पे भी तो उसे उस क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा जिस क्रोमोसोम के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. इसको उस जादू जादू वो एलियन वैसे टाइप का एलियन से तुम नलायकों को सिर्फ बेटा जादू की ही याद आती है. ये है तुम्हारा लेवल देखो. तो बोला कि अगर तुमको डीएनए को रेप्लिकेट कराने का है तो उसको ऐसे डीएनए के साथ जोड़ने का है जो रेप्लिकेट कर पाए, जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. देयरफॉर एन एलियन डीएनए इफ लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host. This can also be called as cloning, that is making multiple or identical copies of the DNA. बोला जब वो उसके साथ जुड़ जाता है तो मल्टीपल कॉपीज बना सकता है होस्ट के अंदर, और मल्टीपल कॉपीज बनाने को बोला जाता है जीन क्लोनिंग. ओके तो कल हम पढ़ेंगे ये, आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, कल तो क्लास ही नहीं है ना. ओहो मजे हैं तुम्हारे, क्लास नहीं है, मजे करो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है. चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. लेकिन एक चीज जो आज तुमने बहुत गंदी की वो थी, देखो तुम्हारे ऊपर घूम के आएगा. तुम अगर बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते हो, एक तो मैं तुम्हारी क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स लेके नहीं आऊंगी, ठीक है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे. दिस वॉज सो बैड. अर्जुना के बच्चों ने इतना अच्छा बिहेव किया, यकीन के बच्चे इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, और तुम देखो नलायकी प्रोमैक्स करते हो. कैसा लगता होगा भैया दीदी को आए हैं, तुम उनको बोल रहे हो घमंडी और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना. ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, वेरी वेरी बैड, ठीक है. सब कुछ तुम्हारे ऊपर, कल को तुम भी सिलेक्ट होगे. ऐसी हरकतें करोगे और ऐसी स्पैमिंग करोगे तो कैसे सिलेक्ट होगे. अच्छा लगता है, बच्चे आते हैं, अच्छा वो भी अच्छा फील करते हैं यार, उनको भी तुमसे मिलने का मन होता है जैसे हमसे मिलने का उनको मन होता है. कितना अच्छा लगता है. चाय पी रहे उन बच्चों के साथ, बताओ, जिनको हम कभी पढ़ा रहे थे, गाना गा रहे हैं, गाना गिटार लेके आया था बच्चा, पता है, उसके साथ गाना गाया, गाड़ी में घूम रहे हैं. तो ये मोमेंट्स होते हैं बेटा. तो ऐसी गंदी चीजें नहीं करनी है बेटा. बी ए नाइस ह्यूमन बीइंग. अब तो सेंसिटिव बन जाओ तुम. ऐसे तो मैं देखती हूँ तुम्हारी क्लास के बच्चों को, अभी तुम बहुत सारे, मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही, बट तुम लोग जैसे बहुत सारी जैसे बोलते हो ना कि इस पे बोलो, उस पे बोलो, ऐसे बोलो, उस पे बोलो. लेकिन जब मैं तुम्हें देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि आधे बच्चे तो देखो अपने लेवल पे कैसी कैसी बातें करते हैं, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, कैसी कैसी हरकतें करते हैं, है ना. एक बार खुद सोच के देखो, अपने लेवल पे तुम कोई चेंज नहीं करते. मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के कि इसे कहते हैं दोगलापन बेटा. एक तरफ तो आप कुछ और बात कह रहे हैं और एक तरफ आप अपने बिहेवियर को नहीं देखते हैं और अपनी बातों को नहीं देखते हैं कि कैसी कैसी बातें करते हो, विच इज वेरी वेरी डेंजरस,
वेरी वेरी बैड, क्योंकि ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि उनमें ये दिक्कत है, उनमें ये प्रॉब्लम है ना। तो ये बहुत बुरी बात है बेटा। आप मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि आप कोई भी काम 99 कर लो, पर इंसान हमेशा 100 वाले बनो, है ना। अच्छे इंसान बनो, अच्छी बातें करो। इट्स रियली बैड एंड आई नो इट विल नॉट मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। जिसको जो करना है हरकत स्क्रीन के पीछे बैठ के करने में बहुत उसे आसान लगता है ये, और बहुत आसानी से वो करता है। बट अगर 0.001% बच्चों को भी असर पड़ता है तो वो भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत मजा आया आज की क्लास पढ़ा के। आप मुझे बोलना बायोटेक में आपको कैसा मजा आ रहा है, और आगे की ऐसे ही अमेजिंग क्लासेस बेटा हम आगे करेंगे, ठीक है। यस, चलिए, यस चलो मैं एक गाना तुम्हें सुना देती हूँ, 2 लाइन जो मैं गाते हुए आ रही थी, मुझे जो याद आ रही है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, कितनी चाहत है दिल में दो जानना, दिल को कैसे समझाए दिल मानना, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल बेटा नेक्स्ट वीक। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा लेक्चर। सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा। बाय बाय, थैंक यू।